की जयंती पर सभी लोगों को बधाई। यहाँ सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने इस जयंती का आयोजन किया। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष को न याद कर पा रहे हैं पूरे देश के निवासी, न जिस ढंग से उनको भारत की राजनीति का शिखर पुरुष बनाया जाना चाहिए, न उनको शिखर पुरुष बनाने का काम हो रहा है। कायदे से भारत सरकार को इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए, शासकीय तौर पर मनाना चाहिए, अवकाश भी होना चाहिए था। और पूरे देश में सम्राट चंद्रगुप्त के नाम पर तमाम सड़कें होती, तमाम विश्वविद्यालय होते, तमाम मेडिकल कॉलेज होते, तमाम संस्थान होते। सिर्फ अभी तक पटना में चंद्रगुप्त के नाम पर एक सिर्फ MBA कॉलेज। इस देश को, जिसको हम भारत देश कहते हैं, उस भारत देश को राजनीतिक स्वरूप प्रदान करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और वो भी कितनी उम्र में किया आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ आपके सामने है कि उनका जन्म 340 ईसा पूर्व और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है इस देश में? 326 ईसा पूर्व। यानी 326 में कितने वर्ष के थे? मात्र 24 साल। जब सिकंदर से मुलाकात हुई चंद्रगुप्त की तो चंद्रगुप्त मौर्य 24 साल के थे। और सिकंदर के बाद 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठ गए। यानी उस समय उनकी उम्र कितनी रही होगी? 24 और 5 29 साल। 29 साल में भगवान बुद्ध प्रवज्ञा ग्रहण किए थे, आपको पता है। और घर छोड़ करके महाअभिनिष्क्रमण किया। और 29 साल में चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट बने। और ये उनको उत्तराधिकार में नहीं मिला था। और ये भी ऐसा भी नहीं था कि इसके पहले कोई बड़ा नक्शा इस भारत देश का कहीं किसी साहित्य में विद्यमान है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो अखंड भारत का पहले इस देश में कल्पना किया, अखंड भारत के बारे में जिन्होंने सोचा, वो भगवान बुद्ध ने सोचा। और अखंड भारत का जो चित्र है वो क्या चित्र है कि उत्तर में हिमालय है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है, और दक्षिण में दोनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ भूभाग, और पूरा दक्षिण में भी समुद्र, 3 तरह से समुद्र, एक तरफ हिमालय, एक तरफ हिंदू कुश की पहाड़ी। इतना बड़ा विशाल भारत की कल्पना किसी ग्रंथ में नहीं है भगवान बुद्ध के चिंतन के पहले। और भगवान बुद्ध ने ये कब चिंतन किया? आप जानते हैं कि भाई 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में भगवान बुद्ध रहे। और ये कोई बात का मतलब जिसको कहते हैं ना कि तमाम ग्रंथों में क्षिप्त आ जाता है ना, प्रक्षेपण, वो बीच बीच में घुसेड़ दिया जाता है मैटर। तो ये मैटर घुसेड़ा भी नहीं गया, बल्कि ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका में जो पत्थरों पर त्रिपिटक पूरा लिखा था, उसी त्रिपिटक में ये भगवान बुद्ध का सपने का जिक्र भी है। जिक्र ये आया है कि यानी, और वो जो त्रिपिटक है आप जानते हैं कि उसको संग्रहित
शहीद कब किया गया था? भगवान बुद्ध के जस्ट तुरंत मृत्यु के बाद त्रिपिटक का संग्रह, यानी उस त्रिपिटक में वो बात थी और उसको प्रथम शताब्दी में श्रीलंका में एकत्र किया। बाकी मौखिक परंपरा में पहले क्या होता था, जितने हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, त्रिपिटक हैं, और लेखन तो होता नहीं था, तो उसको याद कर देते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला था। तो जब बोध गया में भगवान बुद्ध को वो संबोधि प्राप्त के लिए साधना कर रहे थे, तो संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के एक दिन पहले रात्रि के पहर में उन्होंने कई सपने देखे। एक सपना ये भी था कि भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं, और लेटे हुए हैं तो पूरा चित्र पूरे भारत का है। उनका सर कहाँ है? हिमालय पर, और पैर कहाँ है? दक्षिण में समुद्र में, और एक हाथ भी समुद्र में, एक हाथ में समुद्र। यही तो भारत है, यही तो भारत है। तो पहली बार अखंड भारत का एक जो खाका दिमाग में खींचना है वो भगवान बुद्ध ने खींचा। और भगवान बुद्ध पूरे देश में लेटे हुए हैं, यानी जब बुद्धमय भारत होगा तो अखंड होगा। और बुद्धमय भारत का अर्थ होगा कि भाई समता होगी, करुणा होगी, हम लोगों के अंदर भाईचारा प्रेम मोहब्बत से रहेंगे। तो उसी सपने को एक ढंग से कहिए कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा, उस सपने को पूरा किया, भगवान बुद्ध के सपने को पूरा किया। और आप समझ सकते हैं कि सिकंदर से जब मिला था तो चंद्रगुप्त की उम्र मात्र 24 साल और 5 साल, 29 साल में, यानी इसी 5 साल में उन्होंने कितनी क्षमता रही होती, कितनी बुद्धि कौशल, क्योंकि इतने बड़े देश के लिए सेना का संगठन करके पूरे देश में विजय करना, पूरे देश को एक करना बड़ा कठिन काम है। और ये चंद्रगुप्त ने कितने साल में की? 5 साल में की। भारत के इतिहास में और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि 5 साल में ऐसे अखंड भारत की स्थापना करना जिसका कि पहले से कोई स्वरूप भी न हो। 5 साल, ये शायद विश्व की एक बहुत अजूबी घटना हो। इतने कम समय में इतने बड़े एम्पायर की स्थापना कोई नहीं करता। तो इतने पराक्रमी थे, इतने उनके अंदर दृष्टि थी, विजन था। और जब इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया तो उस साम्राज्य को कैसे चलाया जाए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार, वो भी नया अनुभव, जैसे पूरे अखंड भारत में एक राजनीतिक सूत्र में बांधना एक नया काम है, वैसे ये भी नया काम था कि पूरे देश के राजनीतिक प्रशासन को चलाना। भाई कितना बड़ा भारत है, आज देखिए ना कितना बड़ा तामझाम है, कितने मंत्रालय हैं, कितने मंत्री हैं, सेना है, पुलिस है, कितने डिपार्टमेंट हैं, तब देश चल रहा है। और उस समय तो कोई रूपरेखा भी नहीं, सारी रूपरेखा चक्रवर्ती सम्राट ने अपने बुद्धि कौशल से उस रूपरेखा को बनाया। और आप अगर मेगास्थनीज की टीका पढ़ें जिसमें विस्तार से उन्होंने सारी बातें लिखी हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक सूक्ष्म चीज पर, यानी पूरा खेतीबाड़ी का बंदोबस्त हुआ, लगान तय हो गए, बांट तय हुआ, यानी हर प्रकार के जो अपराध थे उनके लिए दंड तय हुआ, ट्रायल कैसे होगा इसकी प्रक्रिया तय हुई, गवाही कैसे होगी इसकी प्रक्रिया तय हुई, पूरे देश में एक प्रशासनिक व्यवस्था दी गई और उस प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु राजा और राजा कैसे जाता। तो कितनी बड़ी व्यवस्था सम्राट चंद्रगुप्त ने दी इस देश को, उसको कायदे से मैं समझता हूँ कि अगर मैनेजमेंट के छात्र को पढ़ाया जाए तो बहुत बड़ा मैनेजमेंट था। कितना बड़ा मैनेजमेंट, यानी एक ऐसा देश बनाना जिसका कोई पहले खाका ना हो, और एक ऐसा पूरा प्रशासनिक अमला खड़ा करना जिसका पहले कोई खाका ना हो, और वो भी
कितने साल में कर दिया उन्होंने? 321 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे और 297 ईसा पूर्व में उन्होंने छोड़ दिया। कितना हुआ भाई? 21 और 3 24। उनका शासनकाल कितना रहा है? 24 साल। तो 9 साल यानी 5 साल में पूरी व्यवस्था स्थापित की, 24 साल पूरा राज्य किया और 24 साल बाद उन्होंने इस देश की जो परंपरा है, इस देश की ये परंपरा है और इस परंपरा को अगर हम लोग निर्वाह करते हैं तो देश बहुत बेहतर होता है। चंद्रगुप्त ने तमाम आदर्श रखे हम लोगों के सामने। पहला आदर्श तो यही था, कितनी बड़ी राजनीतिक एकता थी इस देश को, कितना बड़ा प्रशासनिक अंदर है। और दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा आदर्श रखा कि पैदा कब हुए? 340 में, यानी 60 साल। उम्र कब गए? 97 में, यानी 63 साल में, 63 साल में राजे महाराजे स्वस्थ रहे और 63 साल में उन्होंने बिंदुसार को अपनी सत्ता सौंप दी। यानी 63 साल में सौंप दी और सौंप करके जैन मुनि के रूप में दक्षिण भारत में गए और श्रवण बेलगोला में उनकी समाधि आज भी है। यानी राज सत्ता की स्थापना, पूरे अखंड भारत की स्थापना करना, उसको इतना बड़ा प्रशासनिक हमला जमा देना और फिर उस राज सत्ता को 24 साल तक कुशलतापूर्वक संचालित करने के बाद बड़े ही गरिमामय ढंग से उसको छोड़ देना। ये तीनों चीज चंद्रगुप्त के जीवन की महान चीज है, तीनों महान चीज है। यानी तीनों क्या महान? अखंड भारत की एक राजनीतिक एकता थी, पहली बार इतनी विशाल सेना इस देश में, पहली बार एक केंद्रीय शासन थी, दूसरी सबसे बड़ी बात, और तीसरी बार एक भारतीय सम्राटों के साथ, भारतीय राजाओं के सामने एक उन्होंने आदर्श भी प्रस्तुत किया। जैसे है ना, हमारे आता है ना कि तेल तक धुंधी था, त्याग के साथ भोग करना। तो वो 63 साल की अवस्था में, यहाँ तो तमाम राजे महाराजे ऐसे हैं कि 63 साल में नई नई शादी की है, हाँ, त्याग की बात छोड़। 63 साल की अवस्था में वो श्रवण बेलगोला में चले, कर्नाटक में है। अब आज भी श्रवण बेलगोला में उनकी समाधि बहुत ही एक ढंग से उपेक्षित अवस्था में पड़ी हुई। अब जिस सम्राट ने इस देश में अखंड राजनीति की एकता दी हो अपने भावबल से, उस समय कितना कठिन काम था, जिसने अखंड एक प्रशासनिक व्यवस्था दी, जो एक त्याग के साथ राजत्व का एक बड़ा आदर्श रखा। ताकि उसका देखिए ना कितने सड़कें बनवाई, उत्तरापथ जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, दक्षिणापथ, तमाम रोड बनवाए, बड़े बड़े और बाकी काम हुए। गुजरात में एक बहुत बड़ा सुदर्शन झील बनवाया उन्होंने, बहुत बड़ा सुदर्शन, तो तमाम किसानों के लिए नहरों का जाल, तालाबों का जाल, पेड़ पौधे, सब चीज़ मतलब अशोक ने जो कालांतर में किया है उसके लिए ढेर सारे पृष्ठभूमि सम्राट चंद्रगुप्त इस देश में स्थापित करके गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर अंग्रेज न आए होते तो हम कभी मौर्य साम्राज्य का, मौर्य राजाओं का, मौर्य वंश का हम इतिहास भी न जानते क्या जानते न जानते। हम लोग पता नहीं कितनी कपोल कल्पना लाखों करोड़ों वर्ष की बात हम पूरे दुनिया पर राज किए हैं, क्या क्या बातें हम लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो इस देश का वास्तविक जो धरातल पर काम किए, उनका इतिहास मिटाने का काम किया। अब जरूरत है आज फिर से, ये लोकतांत्रिक देश है, अब तो भाई राजा महाराजा के माध्यम से तो इस देश में राजनीतिक एकता नहीं लाई जा सकती है। आज जो
चंद्रगुप्त के वंशज हैं और उनके और तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं जिनको भारत के इतिहास से कुछ सीखने की जरूरत है, इतिहास के महापुरुषों से कुछ सीखने की जरूरत है। आज हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेकर के बड़े काम करने की जरूरत है। यानी एक आज देश में ऐसी विचारधारा है जो विचारधारा हमारे नौजवानों को बीमार बना रही है। व्हाट्सएप पर इतने व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, हमको शूद्र बना दिया गया, हमको ये बना दिया गया। अरे आप कभी सम्राट चंद्रगुप्त थे, कभी बिंदुसार थे, कभी अशोक थे, कभी बुद्ध थे, और इस देश में बुद्ध के उदय के बाद से, बुद्ध के जन्म के बाद से और हर्षवर्धन तक कौन ऐसा राजा रहा जो वर्ण व्यवस्था स्थापित करता? कोई नहीं रहा। सिर्फ पुष्यमित्र शुंग को छोड़ दिया जाता साहब, तो कोई भी वर्ण व्यवस्था का समर्थक राजा महाराजा नहीं हुआ इस देश में। भाई कनिष्क विदेशी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गुप्त काल के राजाओं का आज तक ये लोग वर्ण नहीं होता, गुप्त वंश का ये वर्ण नहीं होता। भाई वर्ण पूर्ण क्यों रहे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वर्ण पूर्ण क्यों रहे? अब जैसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति अमेरिका के कौन है सब जो बाइडेन किस वर्ण के हैं, तो बेवकूफ़ी का प्रश्न है कि नहीं, मूर्खता का प्रश्न है। तो जब प्राचीन भारत में राजा होने के लिए वर्ण की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी, कोई अवधारणा ही नहीं थी, तो आप वर्ण पर ढूंढ क्यों लगे? इसीलिए आज तक गुप्तों का वर्ण नहीं पता चलता है। कोई उनको क्षत्रिय बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है, कोई वैश्य बताता है, कोई शूद्र बताता है। और तमाम गुप्त राजा ऐसे रहे जिन्होंने इस देश में, यानी राजा तो राजा होता है नहीं, सभी धर्म पे उन्होंने प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म के लिए तो बहुत बड़ा काम किया। और आपको पता होगा कि कई राजा रहे जो सारनाथ में बड़े बड़े स्तूप बन गए, और तमाम जो पहले सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप थे उनको और बेहतर बनाए। तो इस देश में वर्ण व्यवस्था कभी लागू नहीं हुई। ये वर्ण व्यवस्था राजपूत काल के बाद लागू हुई, और हम लोग बस रात दिन बड़ी बातें न करके हम लोगों के दिमाग में जहर नौजवानों के भरा जा जाता है। और एक तबका तो ऐसा है कि एक जात को गरियागढ़ नेता बनना चाहता है और उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। एक नेताजी है, वो रात दिन बस ब्राह्मण को ही उनका अगर वामसेन की पूरी विचारधारा का अगर सुनिए तो उनके विषय वस्तु जो है ब्राह्मण। भाई जो महाराष्ट्र में महार के साथ जाति हो रही थी वो निंदनीय नहीं होनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन क्या वैसे ही व्यवस्था पूरे देश में थी? क्या नहीं थी ना। क्या पूरे देश में पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी लटकाए हुए थे? नहीं लटकाए हुए थे ना। भाई हम लोग भी तो हमारे भारत में बाप दादा 100-200, फिर इसके बाद तो अंग्रेज आ गए, तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन आज लगता है कि इन लोगों ने ऐसा प्रचार कर करके हर आदमी के गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बनवा दिया, और सबसे एक जात विशेष को गाली देने का काम कर रहा है। इससे भी हम लोगों को सतर्क होना चाहिए। एक सज्जन एक दिन हमसे फेसबुक पर बहस कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि है किसी की औकात मावत मेश्राम जैसी जो ब्राह्मणों को मतलब दो शब्द कर सकते। अरे भाई क्या तो रहे हो तुम ना, चर्चा होती है मनुस्मृति में ये लिखा है। अरे मनुस्मृति जिसका ग्रंथ है उसको पढ़ने दो ना, क्या जबरदस्त भाई जिसने लिखा है उसको पढ़ने दो। क्यों जिसकी खेती है वो अपनी खेती करे। क्यों वो जो
खेती के पीछे, इसकी खेती में घास है, इसकी खेती में भटभैया है, इसकी खेती में नागफनी है, अरे उसकी खेती में है कुछ हो, आपसे क्या मतलब है? वो तो उसकी खेती, आप अपनी खेती स्वस्थ करिए। और हम लोगों के बाप दादों ने इस देश में स्वस्थ खेती की, स्वस्थ खेती की, और उधर तो सारे लोगों को एक समान रास्ता दिया कि नहीं दिया है? चंद्रगुप्त अखंड भारत के, अशोक ने कहा कि भाई इस देश में मिलजुल कर रहिए, हाँ, मुंडे मुंडे मंदिर देखना, जितनी खोपड़ी है उतने प्रकार के विचार होंगे, एक प्रकार से इस देश में कोई नहीं सोच सकता। अब ये देश की खूबसूरती है, सब मिलकर रहो भाई। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस देश में एक ग्रंथ, एक पोथी पत्र, एक देवी देवता, एक धर्म को पूरे लोगों का, हिंदुओं का धर्म बता करके उसको जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा जाता है। जिससे हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये बड़े गोले का एक छोटा सा पार्ट, ये क्या है? देश के बड़े गोले का एक बहुत छोटा पार्ट। तो छोटे पार्ट को हम भी चर्चा कर करके पूरा पार्ट बना दिए हैं। तो वो छोटा पार्ट पूरा देश नहीं है, पूरे देश की संस्कृति नहीं, पूरे देश की विचारधारा नहीं, जिसको समझने की जरूरत होगी। और हम अपने पीढ़ियों को महापुरुषों के अपने जीवन पढ़ाएं, उनका कृतित्व व्यक्तित्व पढ़ाएं, उनकी विचारधारा पढ़ाएं और उनसे प्रेरणा लेने का काम करें। और ये बीमार बना देने वाली जो मानसिकता है उससे अपनी पीढ़ी को उबारें, अन्यथा ये करना कुछ नहीं जानते। ये कब जो है ये जात को गरियाते हमें गरियाने लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है तो जहरीला दिमाग में भरते भरते क्या होगा? आपकी भाषा भी वैसे जहरीली हो जाएगी। आप कुछ पॉजिटिव नहीं, चार लोग मिल करके कोई काम करें, सोचिए एक दूसरे की निंदा बुराई रात दिन, हाँ फलन, इससे पूरी समाज का निर्माण होता है। समाज का निर्माण बैठने से होता है, एक दूसरे से बात करने से होता है, एक दूसरे का ख्याल रखने से होता है। ख्याल कितना रखते हैं ये ज़्यादा जरूरी है। और हमारे बुद्धों ने ख्याल रखा। बुद्ध की जो करुणा है वो करुणा ये नहीं है जैसे नहीं कोई आदमी परेशान है, हाय हाय कितना परेशान है, तो आपके हाय हाय करने से क्या उसका कष्ट दूर हो जाएगा? लेकिन भाई आप पूछिए भैया कैसा चल रहा है, पैसा वैसा है इलाज के लिए, दवा आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा भैया पैसा नहीं है, ठीक है, आपने 50 लोग मिल करके अगर उसको 100 की मदद कर दी तो 5000 रुपये हो गया कि नहीं उसके पास दवा दारू के लिए? तो हम मदद करने के बजाय हम हाय हाय ज़्यादा करते हैं, और कुछ नहीं तो अरे भोग रहा है, हाँ देखो पैसा भोग रहा है बेचारा, इतने दिन से पड़ा हुआ, अरे पड़ा हुआ है तो कुछ उसकी मदद करेंगे ना, उससे कैसे डॉक्टर को दिखाएंगे, कैसे कहाँ करेंगे, और जहाँ अप्रोच कर सकते हैं बात करिए। तो एक बड़ा सकारात्मक सोच हम लोगों को बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पुरखों ने, और यही भारत का असली इतिहास है, भारत के असली इतिहास को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जरूरत है। लेकिन आप इतिहास पढ़ेंगे कब? जब आएगा ना सामने। अगर अंग्रेज ना आए होते तो कहाँ से चंद्रगुप्त की हम जयंती मना रहे होते क्या गोपाल जी? हैं अशोक जयंती मनाते आप, बुद्ध जयंती मनाते आप, जानते ही नहीं। तो उन्होंने खोजा, क्योंकि खोजा कैसे? उनके पास सत्ता थी, सत्ता का पूरा उन्होंने प्रयोग किया। तो जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी, आप अपना किसी भी प्रकार का बदलाव, चाहे शिक्षा का बदलाव हो, चाहे समाज का बदलाव हो, चाहे संस्कृति का बदलाव हो, चाहे रोजगार से जुड़ने की बात हो, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अपना सही इतिहास भी हम देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, और बाकी अपने घटिया माल भी बेच देंगे। घटिया माल इस देश का ऐसा बताते हैं कि जैसे अनंत काल से चला आ रहा है, एक समय की बात, किस समय की बात है आज तक नहीं पता चला, हमें कोई बताने को तैयार है, लेकिन एक समय की बात है। तो ये किस्से कहानी पुराण
ये भी जरूरी है, जीवन में मनोरंजन के लिए जरूरी है, लेकिन ये मनोरंजन तक सीमित है। इससे कुछ आपको मार्गदर्शन, कुछ नैतिक शिक्षा मिल जाती है, लेकिन बड़ा प्रेरणा आपको इतिहास के ठोस तथ्यों से मिलती है। तो मैं पुनः संतोष जी का और उनके टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने बुलाया, हम लोग आपस में बैठ करके आज महान सम्राट चंद्रगुप्त की जयंती मनाए, और उम्मीद है कि बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। ये दिक्कत ये है कि ये जो अप्रैल का महीना है, मार्च अप्रैल का, इतनी जयंतियां पड़ जाती हैं कि उसी में सब घालमेल हो जाता है, और इसका व्यवस्थित ढंग से आगे मनाने का कार्यक्रम किया जाए। धन्यवाद।